हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम आर्थिक समीक्षा 2021-22 के साथ प्रस्तुत हैं आपके सामने, विशेष रूप से ऐसी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो आपके भावी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों देखिएगा, विशेष रूप से ये आप तस्वीरें देख रहे हो, इसी आधार पर हम चल रहे हैं। ये बुक है राजस्थान सरकार की, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2021-22 जारी की गई है। उसी को आधार मानकर हम कृषि के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने बताया था पिछले वीडियोज में जो हमने प्रश्न दिए थे वो भी आपके एग्जाम में एजिटेज आए थे। अभी सीईटी की जो एग्जाम्स हुई है, चारों पेपरों में जो पिछले जो वीडियोज हैं वहां से, हर वीडियो से, जैसे 15 प्रश्न का हमारा वीडियो है, उसमें से 4 से 5 प्रश्न आपके सीधे सीधे एग्जाम में आए भाई। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना है ना। तो नेक्स्ट हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की इसी कड़ी में। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों, कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में, ध्यान देना, कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? कौन सी भाई? नरमा। नरमा किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है, किसको कहते हैं हम नरमा? तो ध्यान देना, वही जिसको हम बढ़िया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? बढ़िया, यानी कपास। कपास को हम क्या कहते हैं भाई? नरमा कहते हैं। तो ध्यान देना, नरमा कपास को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। मरु विकास भी इसकी एक किस्म है जो राजस्थान की पहली किस्म है ना। कपास की पहली किस्म है मरु विकास के नाम से। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की मित्रों, विशेष रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन NMAET, ध्यान रखना, नेशनल मिशन यानी राष्ट्रीय मिशन, बोले तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी जो है उसका उपमिशन क्या है? उसका उपमिशन क्या है? ध्यान देना, NMAET। इसके तहत 4 उपमिशन चलाए गए थे साहब। इसके 4 सब मिशन थे, 4 उपमिशन थे। 4 क्या थे साथियों? सब मिशन थे, जिनमें से विशेष रूप से ये आपके सामने बीज और रोपण सामग्री भी इसका उपमिशन है, कृषि मशीनीकरण भी इसका उपमिशन है, पौध संरक्षण और पादप संगरोध भी इसका क्या है? उपमिशन है ना। तो कुल मिलाकर 3 तो ये है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। और एक और इसका सब मिशन है कृषि विस्तार। कौन सा है? कृषि विस्तार। तो ध्यान देना कि अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि भाई NMAET, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी जो है उसके सब मिशन कितने हैं? उसके 4 सब मिशन हैं, और ये 3 तो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, बीज और रोपण सामग्री, कृषि मशीनीकरण, पौध संरक्षण और पादप संगरोध। अगर वैसे भी आपको याद नहीं होता तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एन यानी कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन कितने हैं? 4 है। कैसे याद करो कि हमें एग्रीकल्चर का विस्तार करना है, हमें कृषि का क्या करना है? विस्तार करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बीज भी चाहिए और रोपण सामग्री भी चाहिए भाई। जैसे कुछ फसलों को हम कांदे, कांदे बोल तो प्याज, प्याज बोल तो ऑनियन, है ना, उनको हम रोपते हैं भाई, है ना। तो उनके लिए हमें बीज भी चाहिए होते हैं और रोपण सामग्री भी चाहिए होती है। अब हम बीज चाहिए होंगे तो हम ट्रैक्टर लेंगे ना, यानी मशीनीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मशीनीकरण, है ना। जब मशीनीकरण हो गया तो फिर अब पौधे उग गए, अब उन पौधों का हमें क्या करना है? संरक्षण करना है, उनके बाड़ वाड़ लगानी है, यानी पादप संगरोध करना है। तो कुल मिलाकर 4 उपमिशन है। कृषि का विस्तार करने के लिए हमें बीज और रोपण सामग्री चाहिए, उसके लिए हमें ट्रैक्टर फैक्टर चाहिए यानी मशीनी चाहिए, और उसके बाद पौधों का संरक्षण और पादप का संगरोध हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के NMAET के कितने उपमिशन है भाई? 4 उपमिशन है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आप सभी को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 3 आपके जो सामने है वो है कि भाई ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, कि कौन सी पहल वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करने और चयनित गांवों के संपर्क में रहने और कृषि के तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं पर किसानों को जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना करती है। यानी जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से गांवों का चयन करेंगे, और जो गांवों का चयन कर लिया उनके संपर्क में कैसे रहेंगे, और वहां के जो किसान हैं उनको कैसे क्या चीजें बताएंगे वो, है ना। तो कुल मिलाकर के उसके लिए जो सही ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा वो है मेरा गांव मेरा गौरव। यानी यहां की जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को भी वो
देखते हैं और मिट्टी के आधार पर किसानों को यहाँ फसल बोने की सलाह देते हैं कृषकों को, है ना। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान देना कि जो मेरा गांव मेरा गौरव, ध्यान देना भाई कि मेरा गांव मेरा गौरव जो योजना है उसमें क्या करते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो अपनी सुविधानुसार गांवों को गोद लेते हैं, गांवों का चयन करते हैं, फिर गांव वालों के संपर्क में रहते हैं, गांव का पूरा ख्याल रखते हैं कि वहां की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, फिर वहां पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, इस आधार पर किसानों को सलाह देते हैं। तो यह काम किस योजना में होता है? मेरा गांव मेरा गौरव योजना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि उस योजना का आपको नाम बताना है। उस योजना का आपको क्या बताना है? नाम बताना है भाई। जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक संस्थान तंत्र प्रदान करती है। जिले के अंतर्गत ध्यान देना विशेष रूप से, जो जिले में कृषि के एक्सटेंशन प्रणाली पर जोर देती है और उनमें समन्वय बनाती है ना, और कोऑर्डिनेशन बनाती है और प्रबंधन मैनेजमेंट करती है। तो सिंपल सी बात है, जैसा काम है वैसा ही नाम। यहां देखो कि साहब 4 ऑप्शन है और चारों में जो सही आंसर है वो रहेगा कृषि प्रौद्योगिकी और प्रबंधन एजेंसी, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो क्या कहती है आपको कि भाई कृषि का विस्तार कैसे हो, है ना, उसका समन्वय कैसे हो और उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, है ना, जिले स्तर पर। तो आत्मा जो एजेंसी है कौन सी है भाई? आत्मा। आत्मा में ही ध्यान रखना आपको कि आत्मा जो एजेंसी है ये सब काम करती है जिला स्तर पर। इसके अलावा बाकी जो योजनाएं हैं आप देख ही रहे हो कि एससी एबीसी ये क्या काम आती है? ये कृषि क्लिनिक है, ये एग्रीकल्चर क्लिनिक है ना, जो एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के रूप में है, यानी कृषि क्लिनिक है जो कृषि व्यापार केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। केसीसी किसान कॉल सेंटर को कहा जाता है ना। और कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखने के लिए आर्य योजना आती है, यानी पूछा जाता है कि बताओ कौन सी योजना है जो कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और उनको बनाए रखने के लिए चलाई गई है? तो वह है आर्या। कौन सी है भाई? आर्या है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 5 है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है? किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है। किस तरह से वैज्ञानिक जो हैं वो किसानों के मित्र बन सकते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक किसानों को सलाह दे सकते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक जो है वो किसानों के लिए फसलों का प्रबंधन कैसे करें, इन सब के उपाय बता सकते हैं। वो है फार्मर्स फर्स्ट नीति। कौन सी नीति है भाई? फार्मर्स फर्स्ट नीति के तहत आता है। तो ये ध्यान रखना कि भाई किस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है ना। फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है। तो वो कौन सी योजना है? फार्मर्स फर्स्ट है। कौन सी है भाई? फार्मर्स फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो ध्यान देना कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट का प्रश्न बनेगा आपके लिए एग्रीकल्चर को लेकर के कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में राजस्थान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीएसवीए में, है ना, जीएसवीए में 2011-12 की जो स्थिर कीमतें हैं, यानी प्रश्न यहां से सीधा सीधा बनता है क्योंकि हम कृषि का जो आंकड़े लगाते हैं, है ना, वर्तमान में आधार पर 2015-16 है, लेकिन जो स्थिर कीमतें हैं वो 2011-12 के आधार पर ही मापी जा रही है। तो 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर कृषि का योगदान कितना था, है ना, 2021-22 के अनुसार 2019-20 की आपको जीएसवीए में यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको योगदान बताना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको क्या बताना है? योगदान बताना है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 2019-20 में 28.05% योगदान था, यानी कृषि का योगदान 2019-20 में, है ना, कितना रहा है? 28.05% रहा। कितना रहा भाई? 28.05% रहा है। उससे बात करूं अभी हाल ही की कि भाई 2021 में कितना रहा? 2021 में कितना रहा? तो ध्यान देना 2021 में 30.45% रहा है। 2021 में कितना रहा है? 30.45%। वहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि साहब इससे पहले का पूछे 2018-19 में बताओ 2018-19 में कितना रहा है। तो
तो ध्यान देना 26.14% अपने 2018-19 में रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। वहीं आपसे थोड़ा और पीछे का पूछे, है ना, तो वो आएगा अपना 2017-18 का। 2017-18 का रहा है 25.20%। ये चारों आंकड़े आपके सामने हैं। प्रश्न ज्यादातर जो एग्जाम पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ना। ये नवीनतम है इसलिए पूछा जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा रहता है। 2018-19 के अंतिम आंकड़े प्रस्तुत है इसी 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में, तो 18-19 वाले ज्यादा आपको देखने पड़ेंगे, है ना, कि 2021-22 के अनुसार 2019-20 में कृषि का योगदान 28.05% था। वहीं 2018-19 में ये 26.14% था। वहीं 2017-18 में ये 25.20% था। वहीं 2020-21 में यह 30.45% था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो ध्यान देना थोड़ा सा ये आंकड़े जो नई जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आपके सामने प्रस्तुत है भाई, है ना। ये आपके स्थिर कीमतों पर अन्य आधार पर आप देख सकते हो काफी सारे हैं। ये अपनी राजस्थान सरकार जो है ना, उसके द्वारा आर्थिक समीक्षा में ये आंकड़े दिए गए हैं। थोड़ा ध्यान दे लेना विशेष रूप से कि जैसे 2017-18 में क्या योगदान रहा है अपना, है ना, कृषि का योगदान, उद्योगों का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान 2018-19 में क्या है, 2019-20 में क्या है, 20-21 में क्या है, 21-22 में क्या है। 21-22 के तो इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, लेकिन 20-21 से पहले तक के महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ध्यान देना, जैसे हम बात करें 2011-12 स्थिर कीमतें हैं, इसके अलावा वर्तमान दर अपने प्रचलित मूल्य होते हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों पर अगर आपसे प्रश्न पूछे कृषि का योगदान, ध्यान देना, स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान अगर आपसे पूछे तो 2017-18 में कितना रहा है, 25.20% रहा है। 2017-18 में कितना रहा भाई, 25.20%, अभी हमने चर्चा की थी। फिर हम बात करें 2018-19 में 26.14 रहा है 2018-19 में, जो कि महत्वपूर्ण है। ये डाटा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न सुनिश्चित रूप से पूछा जाता है ना, बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। फिर हम बात करें 2019-20 में, तो जो प्रश्न एग्जाम भी जो अपने था उसमें साफ साफ तौर पर ये देख सकते हो आप, है ना, ये रहा कि 2019-20 में तो सही आंसर क्या था, 28.05%, है ना। 19-20 में कृषि का योगदान कितना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ये 26.14% जो है 2018-19 में रहा। वहीं 19-20 में हम बात करें तो ये रहा साहब अपना जो प्रश्न पूछा गया था 28.05%। वहीं 2020-21 में देखें तो 30.45% है। वहीं इस साल में देखें 21-22 में तो 28.85 है। ये अग्रिम अनुमान है। ये क्या है भाई, 21-22 के रहते हैं अग्रिम, ये रहते हैं अनुमानित। 2020-21 वाले क्या हैं भाई, अनुमानित हैं, है ना। और ये जो है ये संशोधित आंकड़े तो हैं, लेकिन केवल एक ही बार संशोधन हुआ है ना, संशोधित आंकड़े हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको, बाकी ये अंतिम है, यहां से प्रश्न पूछने के पूरे आसार रहते हैं, तो यहां से थोड़ा आप देख लेना। वहीं उद्योगों में भी आपसे पूछे तो यही मैं आपको बता दूं कि उद्योगों में 2017-18 के दौरान जो योगदान था जीएसवीए में वो कितना था भाई, 32.52, कितना था, 32.52 था। 18-19 में वही 27.65 था। वहीं 19-20 में पूछा जाए तो 26.09 था और 2020-21 में 25.26 था और अभी जो है 26.34 था। ये सीईटी में पूछ लिया गया, अग्रिम अनुमान भी अभी सीईटी के पेपर में आपसे पूछ लिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना, तो यहां से आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र का योगदान भी आपसे पूछा था एग्जाम में कि भाई सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 42.28, है ना, सर्वाधिक योगदान रहा 2017-18 में जीएसवीए में, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, है ना। वहीं 46.21 जो है ये 2018-19 में रहा, है ना, सेवा क्षेत्र का योगदान। 2019-20 में 45.86 रहा सेवा क्षेत्र का योगदान। 20-21 में 44.29 रहा भाई, 20-21 में कितना रहा, 44.29 और 2021-22 में 44.81। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो ये आप कृषि उद्योग और सेवाओं का सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है 2011-12 जो आधार वर्ष है उसके आधार पर ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। विशेष रूप से मैं फिर कहूंगा कि ये आंकड़े आपको ज्यादा याद करने 2018-19 वाले करने हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाने के पूरे आसार रहेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े हम इसी को लेकर के तो ये प्रचलित मूल्यों पर है। ये किस पर है, प्रचलित मूल्यों पर। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रचलित मूल्यों पर आपको बताना पड़ेगा
किस पर बताना पड़ेगा आपको? प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का योगदान कितना है और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ध्यान देना, कृषि का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 26.14 2017-18 में, 2017-18 में रहा है ना, और वहीं 18-19 में 25.88 रहा। 2018-19 में कितना रहा भाई? 25.88 रहा। इसके अलावा हम देखें तो 19-20 में 27.83 रहा था। ये प्रचलित मूल्यों पर है, ठीक है। वहीं 20-21 की बात करें, है ना, 20-21 में 30.98 रहा था, जो कि सर्वाधिक था, और फिर अग्रिम अनुमान फिर घट गया अपना 2021-22 का। ये अग्रिम अनुमान है, मैंने अभी बताया। ये क्या है भाई? अग्रिम अनुमान है। ये 30.23 है। कितना है? 30.23 है। वहीं उद्योगों की बात करें तो ये उद्योगों का है 29.23। 2017-18 में उद्योगों का अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, यानी जीएसवीए में, किसमें भाई? जीएसवीए में योगदान कितना था? तो 29.23, है ना। वहीं 2018-19 में 26.26 था, और 19-20 में 24.54 था, 20-21 में 23.42 और 21-22 में जो अग्रिम अनुमान है 24.67 था। सेवा क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान ज्यादा रहता है, और आपको इसको रिलेटेड रखना है कि सेवा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा है ना, और ज्यादातर इसमें 40+ का मामला है ना। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी 30 के अंडर आ जाते हैं, ये 40+ का मामला है ना। 44.63 2017-18 में जीएसवीए में योगदान जो है सेवा क्षेत्र का। 47.86 18-19 में रहा, 47.63 2019-20 में रहा, और 45.60 अपना 20-21 में रहा। 21-22 में अग्रिम अनुमान है 45.10। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है, और उसमें भी विशेष रूप से मैं कहूंगा 2018-19 वाले आपको ज्यादा जोर रखने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, है ना। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, 7वां प्रश्न आपके सामने है, बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, है ना, कि भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किए हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र भारतीय आईसीएआर ने कहां स्थापित किए हैं भाई, है ना। तो ध्यान देना कि पहला, ये तो सोने चांदी की कलाकारी के लिए फेमस है, महनसर झुंझुनू में, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। मांगरोल है ही नहीं, तो इसमें भी शाहपुरा नहीं है। इसमें देखो तबीजी भी है और सेवर भी है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। तबीजी अजमेर जो कि 2000 में स्थापित हुआ था, और सेवर भरतपुर जो 1993 में स्थापित हुआ था। ये मसालों के लिए है, ये सरसों के लिए है। तो कुल मिलाकर के ये आंसर इसमें क्या रहेगा? सही। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किए भाई? तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर में किए हैं, ठीक है साथियों, है ना। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और रोजाना जो है आपको सही समय पर इसी तरह एक श्रृंखला मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जीके में कंप्लीटली, वहीं साइंस में भी मिल रही है आपको, मैथ्स में भी मिल रही है। इसके अलावा संविधान और कंप्यूटर में भी आपको 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादन के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? किस आधार पर? देखो 2 आधार होते हैं, है ना। एक तो अपना योजना आयोग बांटता है ना, एक अपनी सरकार बांटती है, और एक जलवायु दशाओं के आधार पर बांटा जाता है प्रॉपर वे में। तो यहां पूछा गया जलवायुवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादन के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भाई? तो ध्यान देना, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 10। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 10 कौन कौन से मैं आपको बता दूं, 10 कौन कौन से, यहां देखें आप, ये अपने 10 जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले एक तो आता है फर्स्ट ए, एक तो कौन सा आता है? फर्स्ट ए। यहां पर थोड़ा सा आप यूं देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 10 जलवायु खंड है। कैसे होंगे 10? फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट के कितने पार्ट है भाई? 3 पार्ट है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। वहीं सेकंड के 2 पार्ट है, सेकंड ए, सेकंड बी। थर्ड के भी 2 पार्ट हैं, सेकंड ए, सेकंड बी। फोर्थ के भी 2 पार्ट हैं,
फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ का कोई पार्ट नहीं है, फिफ्थ अकेला है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने पार्ट हो गए? यानी राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया भाई? 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया अगर मैं आपको मैप के आधार पर बताऊं, एक बार आप पीडीएफ में देख लें, फिर हम मैप के आधार पर चर्चा कर लेते इस बारे में कि भाई ध्यान देना कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन सा है? पहला फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ये 3 है। तो फर्स्ट ए को हम बोलते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है भाई, ये सबसे बड़ा जलवायु कृषि क्षेत्र खंड है ना। एग्जाम में इस तरह फिर आ जाता है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है ना, उपजाऊ कौन सा है, अनुपजाऊ कौन सा है। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो बाड़मेर और जोधपुर में है। कहां पर है भाई? बाड़मेर और जोधपुर में, जहां पर बाजरा, मोट और तिल ये फसलें होती है। फसलों को हम बाद में देखें, थोड़ा सा आप पहले यहां देख लें कि फर्स्ट ए यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बाड़मेर और जोधपुर में है। वहीं उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं फर्स्ट बी यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है। अगर हम बात करें अति शुष्क आंशिक सिंचित, ज्यादा शुष्क है लेकिन कम सिंचित है, तो वो है फर्स्ट सी जो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू में है भाई, है ना। अंतः स्थलीय जहां पर अंतःवर्ती जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो बहती है, वो है सेकंड ए जो अपने शेखावाटी क्षेत्र और नागौर में आता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर में आता है। ठीक है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जहां लूणी नदी बहती है वो भाई साहब क्षेत्र जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, है ना। जोधपुर जालोर है, पाली सिरोही भी है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अभी आपको याद करवाऊंगा मैप में, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा आप यहां देख लें जिससे आपको ध्यान में रहे। थर्ड ए में कौन कौन से जिले आते हैं जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, अर्ध शुष्क है। थर्ड ए क्या है भाई? अर्ध शुष्क है ना। उसमें आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा एवं टोंक। और थर्ड बी जो बाढ़ संभाव्य है जहां से बाणगंगा नदी गुजरती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला, है ना। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र है लेकिन दक्षिणी है, नीचे वाला क्षेत्र है ना, जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिला आ जाता है ना। देखो सिरोही उधर भी आ रहा है, सिरोही इसमें भी आ रहा है, अंतरल लूणी नदी में भी सिरोही आता है, इसमें भी सिरोही आता है। तो सिरोही 2 जगह आ रहा है, आपको ध्यान रखना। जोधपुर भी 2 जगह आ रहा है ना। फिर हम बात करें आगे की ओर, तो अगला है नौवां जो प्रदेश है आपके सामने वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल नीचे वाला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला भाग, है ना, 5 जिलों वाला भाग। फिर आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है सोयाबीन का, कई बार पूछा गया है ना सोयाबीन का। ध्यान रखना, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर जिले का भाग जो आता है ये आपके 5th में आता है। याद करने के लिए एक बार आप थोड़ा सा यहां देखें जिससे आपको याद हो जाए, है ना, कि भाई अगर हम मैप की चर्चा करें ये 10 भाग है और यहां से हम अगर याद करें तो ध्यान देना कि ये अपना राजस्थान है। ये क्या है भाई? ये आपका राजस्थान है। बहुत ही सरलतम याद होगा आपको, है ना, कि अपने 10 जलवायु खंड है। कितने हैं भाई? 10। अगर मैं इसकी बात करूं 10 जलवायु खंड कौन कौन से हैं, तो साथियों विशेष रूप से ध्यान देना आप। एक तो आता है अपना बाड़मेर जिला, एक आता है अपना जोधपुर जिला। तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ए। क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट ए बोलते हैं। ठीक है। एक आता है अपना ये वाला क्षेत्र जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ है भाई, ये है फर्स्ट बी। ये क्या है? फर्स्ट बी, है ना। और एक आता है अपना जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला भाग। कौन सा भाग आता है भाई? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला भाग आता है। हालांकि ये थोड़ा सा क्षेत्र अगर हम देखें इसको, है ना, तो ध्यान देना ये क्षेत्र थोड़ा बड़ा ज्यादा है क्योंकि ये इस तरह से है ना। कुल मिलाकर के जोधपुर और बाड़मेर वाला, है ना, ये फर्स्ट ए है, ये गंगानगर मानगढ़ फर्स्ट बी है, ये अपना फर्स्ट सी है। ये क्या है भाई? फर्स्ट सी वाला क्षेत्र है। फिर हम देखें आगे की ओर तो देखो ये जो भाग है ना, ये अपना बीच वाला क्षेत्र जो है ना, बीच वाला जिसको हम यूं कह सकते हैं, एक तो आ जाता है अपना इसमें आप लोग जिसको हम सेकंड ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेकंड ए। यहां से अपना ये वाला भाग
सेकंड ए, यानी जिसमें नागौर जिला, सीकर, चूरू और झुंझुनू आ जाता है। ठीक है, वहीं थोड़ा नीचे इधर चलेंगे हम तो इसमें आता है अपना जोधपुर वाला भाग, वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, जोधपुर वाला भाग। फिर आता है पाली, जोधपुर के बाद पाली आएगा, फिर आएगा अपना जालोर और एक आता है सिरोही, है ना। ये वाला पार्ट आ जाता है सेकंड बी में। किस में आता है भाई? सेकंड बी में आता है, ध्यान में रह जाएगा सभी को। फिर हम बात करें थोड़ा आगे की ओर तो ध्यान देना कि यहां से हम चलते हैं तो ये वाला बीच वाला भाग है अजमेर। कौन सा है भाई? अजमेर। अजमेर के पास में टोंक है, दौसा है और जयपुर है। ये जो आता है ये आता है फोर्थ ए में। ये किस में आता है भाई? फोर्थ ए में। मैंने कहा सीकर वाला भी किस में आता है? सेकंड ए में, है ना। ये भी फोर्थ ए में। ठीक है, इधर हम देखें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, ये पूरा धौलपुर क्षेत्र, करौली और सवाई माधोपुर वाला भाग, ये वाला भाग आता है आपका फोर्थ बी में। किस में आता है? थर्ड ए और थर्ड बी। सॉरी, मैंने फोर्थ लिख दिया पहले, ये थर्ड ए और थर्ड बी है भाई। ये क्या है? थर्ड ए और थर्ड बी है। तो अजमेर, है ना, अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर किस में आते हैं? थर्ड ए में। और ये वाला भाग आता है थर्ड बी में भाई, है ना। फोर्थ लिखना छूट गया था। फिर हम फोर्थ की बात करें, किसकी बात करें? फोर्थ की। तो फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए में अगर हम देखें तो यहां से हम चालू करें भाई, राजसमंद ले लो, थोड़ा नीचे आओगे उदयपुर वाला पार्ट ले लो, इधर चलोगे आप तो चित्तौड़गढ़ वाला भाग ले लो, थोड़ा थोड़ा भीलवाड़ा वाला भाग ले लो, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र आएगा पूरा का पूरा, ये किस में आएगा? अपने फोर्थ ए में। किस में आएगा? फोर्थ ए में। इसके अलावा सिरोही का कुछ पार्ट, जो सिरोही उसमें भी है, सेकंड बी में भी है और फोर्थ बी में भी है सिरोही, है ना। सिरोही, यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ चित्तौड़ जो इसमें भी है और इसमें भी है ना। ये वाला पार्ट आता है आपका फोर्थ बी में, है ना। यहां ध्यान देना। फिर ये जो बच गया कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और थोड़ा सवाई माधोपुर का भाग, ये आएगा आपका फिफ्थ में। किस में आएगा? फिफ्थ में। तो मैप में भी आप कर सकते हो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके कि साहब अपने 10 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? यानी जलवायु खंड कितने हैं भाई? 10 हैं, जिनमें से जोधपुर और बाड़मेर, है ना, ये एक तो आता था फर्स्ट ए। इसमें आते हैं जोधपुर और बाड़मेर, 2 जिले, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। फर्स्ट सबसे बड़ा यही है ना, सबसे बड़ा है भाई। ठीक है। फर्स्ट बी में गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं, लेकिन ये सिंचित है। ये क्या है? सिंचित है। फर्स्ट बी, फिर आता है फर्स्ट सी में 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आपको याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट ए में जोधपुर और बाड़मेर आता है, फर्स्ट बी में गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है, फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आता है भाई। ठीक है। फिर आता है सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में सीकर वाले आते हैं, यानी शेखावाटी क्षेत्र, यानी पूरा बांगर प्रदेश, जिसमें नागौर भी आ गया, सीकर, झुंझुनू और चूरू 4 जिले आते हैं। सेकंड ए में कितने जिले भाई? 4 जिले। सेकंड बी की बात करें तो उसमें भी अपने 4 जिले हैं। जोधपुर वापस रिपीट हो रहा है, जो कि अपने फर्स्ट में भी रिपीट हो रहा है जोधपुर, और यहां पर भी जोधपुर रिपीट हो रहा है सेकंड बी में। जोधपुर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है भाई, है ना, ध्यान रखना। जोधपुर, पाली, जालोर और सिरोही का कुछ पार्ट ये आ जाता है अपने किसमें? सेकंड बी में। सेकंड बी में। फिर हम बात करें थर्ड ए और थर्ड बी की, तो थर्ड ए में अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक। अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर, ये 4 जिले किसमें आते हैं? थर्ड ए में। अगर हम थर्ड बी की बात करें तो इधर वाला पूरा पार्ट, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये किसमें आता है भाई? थर्ड बी में आता है। किसमें आता है? थर्ड बी में। अच्छे से याद हो जाना चाहिए। थर्ड ए में अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर। अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर आता है। वहीं थर्ड बी में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 5 जिले आते हैं। वहीं हम बात करें फोर्थ ए की तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला भाग, ये किसमें आता है? फोर्थ ए में। और फोर्थ बी में सिरोही, उदयपुर का कुछ भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, है ना। ये जो जिले आते हैं ये अपने फोर्थ बी में आते हैं। बाकी हाड़ौती पूरा क्षेत्र फिफ्थ में आता है, जहां सोयाबीन की खेती होती है। ये पूरा हाड़ौती भाग है, विशेषकर कोटा और बारां में जो सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन के लिए जाना जाता है, ये फिफ्थ भाग है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और कुछ भाग सवाई माधोपुर का भी आ जाता है ना। एक बार आप यहां पर फिर से देख सकते हो, यहां पर फिर से देख सकते हो कि भाई फर्स्ट ए से लेकर के हमने 10 भाग पढ़े। कितने पढ़े? 10 भाग पढ़े। अब खेती कौन सी होती है? फर्स्ट ए, जिसमें हमने पढ़ा
कि जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर जो है वहां कौन सी खेती होती है, जोधपुर और बाड़मेर में कौन सी खेती होती है, जोधपुर और बाड़मेर बाजरा होता है अपना, है ना, बाजरा 45% तक बाजरा होता है अपने यहां पर, तो बाजरा, मोठ एवं तिल, बाजरा, मोठ एवं तिल वहां पर होते हैं, पूछा जाता है खरीफ की फसलों में। वहीं रबी की फसलों में गेहूं, सरसों एवं जीरा। प्रश्न देखो, ये ऑथेंटिक पीडीएफ है ना, यहां से निश्चित रूप से आपके जो ऑथेंटिक भाग है तो इसको आप थोड़ा विशेष स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ले लिया होगा। अब देखो, बाजरा, मोठ एवं तिल खरीफ की फसलें, वहीं रबी में गेहूं, सरसों और जीरा होती है ना, तो बाजरा प्रमुखतया, वहीं गेहूं प्रमुखतया, बाकी सरसों और जीरा तो है, इसकी सहायक मोठ और तिल है ना। पूछा जो गया वो मैं बता दूं आपको, बाकी ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप कि भाई बाजरा कहां कहां होता है। बाजरा विशेष रूप से अपने थर्ड बी तक बाजरा है, थर्ड बी तक बाजरा होता है, फर्स्ट में भी बाजरा, सेकंड में भी बाजरा, थर्ड में भी बाजरा, है ना। विशेषकर फर्स्ट बी जो मैदानी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़, वहां सिंचित ज्यादा है, सिंचाई ज्यादा है, इसलिए सिंचाई होने की वजह से वहां कपास और ग्वार, वहीं गेहूं, सरसों, चना होता है ना, तो वहां बाजरा कम होता है, बाकी सब जगह बाजरा ही बाजरा है, फर्स्ट में तो, है ना, सेकंड में भी बाजरा है, थर्ड में भी बाजरा है, तो एक तरफ से बाजरा का प्रश्न आए तो आप कर सकते हो, है ना। मोटे मोटे आपको ध्यान में रखने, सभी तो देखो आपको रहे नहीं रहे, है ना। वहीं हम बात करें कि देखो ग्वार जो होते हैं वो सिंचित क्षेत्रों में होते हैं, आंशिक सिंचित हो चाहे पूरा सिंचित हो। फर्स्ट बी पूरा सिंचित है, फर्स्ट सी जो जैसलमेर बीकानेर चूरू वाला पार्ट है जिसमें बीकानेर वाला भाग आ जाता है ना, वहां पर आंशिक सिंचित क्षेत्र है, तो वहां बाजरा, मोठ और गुआर, वहां पर क्या होता है भाई, गुआर होता है, क्या होता है, गुआर होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी हम इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लास में और विशेष चर्चा करेंगे ही करेंगे, है ना। वहीं सोयाबीन का प्रश्न आपसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दूं आपको, सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र में होता है। कहां होता है, हाड़ौती क्षेत्र में, क्योंकि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 5वें पार्ट में, ठीक है, जहां गेहूं, सरसों, ज्वार भी होती है साथ साथ। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने, है ना, थोड़ा सा ये आपको कुछ नए आंकड़े और हैं प्रश्न पर जाने से पहले, यहां आप देखना हल्का सा कि जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ये देखो आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान 2021-22 में क्या रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान 2021-22 में क्या रहा मित्रों। कि साहब अर्थव्यवस्था का आकार तो काफी बड़ा था, लेकिन राजस्थान का योगदान था उसमें 11.96 लाख करोड़ का। कितना था, टोटल पूरे भारत की 232.15 लाख करोड़ थी, वहीं राजस्थान का उसमें योगदान 11.96 लाख करोड़ का था, ठीक है। वहीं भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान क्या है, अपने राजस्थान का योगदान कितना है पूरे भारत की, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है भाई। तो ध्यान देना, पूरे भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान 5.15% है। कितना है, 5.15%। पूरे भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है, 5.15%। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा यहां से, ठीक है। वहीं हम देखें जीडीपी जो है, उस जीडीपी की विकास दर या जीएसडीपी बोल दो इसको, है ना, ग्रोथ स्टेट की बात चल रही है, तो जीडीपी विकास दर स्थिर मूल्यों के आधार पर, है ना, भारत की 9.2 रही है। जीडीपी जो है भारत की कितनी रही है, विकास दर 9.2 रही है, लेकिन राजस्थान की 11.04 रही है। राजस्थान कितनी रही भाई, 11.04। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों के आधार पर, यानी 2011-12 के मूल्यों के आधार पर भारत की जीडीपी इस बार 2021-22 में कितनी रही, है ना, तो 9.2। कितनी रही भाई, 9.2 रही है। वहीं राजस्थान की जीडीपी आपसे पूछ ले कितनी रही, तो वो रही है 11.04। कितनी रही है, 11.04 रही है, ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रचलित मूल्यों के आधार पर ही प्रति व्यक्ति आय निकाली जा रही है, तो वो है पूरे भारत में एक व्यक्ति की आय 1,50,326 रुपए थी सालाना। 1,50,326 रुपए एक व्यक्ति की आय पूरे भारत में सालाना थी। वहीं राजस्थान में यह आय कम थी, 1,35,218 रुपए। 1,35,218 रुपए राजस्थान में यह प्रति व्यक्ति आय रही है। यह ध्यान रखना, 1,50,326 भारत में प्रति व्यक्ति आय है, वहीं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,35,218 रुपए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं यहां से भाई, है ना, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को उठाया आपके लिए कि एग्जाम में अगर आए तो आप कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पूरी भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान 5.15 है। पूरे भारत की जीडीपी की जो विकास दर है वो 9.2 रही है, लेकिन राजस्थान की जीडीपी
विकास दर 11.04 रही है। प्रति व्यक्ति आय में भारत 1,50,000 यानी 1.5 लाख के करीब है, 1,50,326। वहीं राजस्थान 1,35,218 रुपए प्रति व्यक्ति आय में है। ठीक है, वहीं साक्षरता दर की अगर हम बात करें, सामाजिक सुरक्षा की जब बात की जाए, सामाजिक जो संकेतक है उनकी बात की जाए, साक्षरता में भारत की तुलना में राजस्थान की स्थिति को अगर हम देखें तो ध्यान देना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर रही है 73%, 73% भारत में साक्षरता दर रही है। और राजस्थान में साक्षरता, क्योंकि अपने यहां पर भाई साहब है ना, बड़ के नीचे पीपल के नीचे बैठकर ताश पत्ती खेलने वाले लोग ज्यादा है ना, तो 66% साक्षरता है। अब तो हम पढ़ने लग गए, कोटा, सीकर, झुंझुनू है ना, जयपुर है ना। वैसे अगर हम देखें कोटा, फिर जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू का नाम आता है साक्षरता में अग्रणी जिले। अगर आपसे कभी पूछ ले तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? कोटा। फिर कौन है भाई? जयपुर राजधानी क्षेत्र है, फिर सीकर, फिर झुंझुनू है ना। ये इस तरह से क्रम चलता है। तो ये 4 जिले साक्षरता दर में आगे हैं। ठीक है, तो राजस्थान की साक्षरता कितनी रही है? 66.1%। वहीं भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। अगर हम जन्म दर देखें, जन्म दर 2020-21 में 21-22 में आई है, लेकिन 2019 की है ना, क्योंकि नवीनतम आंकड़े अब आएंगे 22-23 में है ना। तो जन्म दर 2019 की देखें, प्रति 1,000 जनसंख्या पर अगर हम देखें तो भारत में जन्म दर 19.7% रही है। भारत में जन्म दर कितनी रही है? 19.7 है, लेकिन राजस्थान में जन्म दर ज्यादा रही है ना, ये 23.7% है भाई। ये कितनी है? 23.7%। भारत में जन्म दर 19.7% है, लेकिन राजस्थान में जन्म दर कितनी है? 23.7% है। मैं फिर कहूंगा यहां से प्रश्न पूछने की आशंका ज्यादा रहती है। आप इसको विशेष रूप से भले 4 बार देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, रिपीट करते रहो। ठीक है, कार्य की भागीदारी की बात करें, कार्य जो अपनी भागीदारी दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, हमने कहा कार्यशील जनसंख्या, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं इसको आप कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? जयपुर में सर्वाधिक है कार्यशील जनसंख्या, राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक है। तो कार्यशील जनसंख्या का राजस्थान में योगदान है 43.6%, यानी कार्यशील जनसंख्या राजस्थान में कितनी है? 43.6% है। वहीं पूरे भारत में कार्यशील जनसंख्या 39.8% है। कुल जनसंख्या का 39.8% जनसंख्या ही पूरे भारत में कार्यशील है। बाकी राजस्थान में जो कार्यशील जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, वो है 43.6। देखो विशेष रूप से अगर हम बात करें, राजस्थान की जो जनसंख्या है 6,86,48,437 है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है भाई? 6,86,48,437 है। उसमें से 43.6% जनसंख्या कार्यशील है, 43.6% लोगों की कार्य में भागीदारी है। तो कुल मिलाकर के ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करें, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो थोड़ा अगर हम देखें है ना, उसके बाद हम वापस प्रश्न लेंगे अपने, क्योंकि यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो साथ के साथ ही आ जाए आपके आर्थिक समीक्षा के आधार पर। कि जनसांख्यिकीय जो प्रोफाइल है अगर हम देखें तो देखो पूरा भौगोलिक क्षेत्र आप जानते हो है ना, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अपना क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान की जनसंख्या है, जो कि क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% ही क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो भाई साहब अपने यहाँ 121 करोड़ के लगभग जनसंख्या है ना, और भारत में 6.85 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। यानी योगदान की दृष्टि से देखें तो लगभग 5%, 5.45% राजस्थान की जनसंख्या का योगदान है ना पूरे भारत में। और विश्व में हम लगभग 1.5%, लगभग 1% से भी ज्यादा, लगभग 1.5% जो विश्व में हम जनसंख्या में अपना योगदान देते हैं भाई। तो 6.85 करोड़ है ना, 6,86,48,437 अपने व्यक्ति रहते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 5.45% है। वही लिंगानुपात देखे तो प्रति 1,000 महिलाओं पर प्रति 1,000 पुरुषों पर लगभग 943 महिलाएं हैं। प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में भारत में कितनी महिलाएं हैं भाई? 943 महिलाएं हैं। लगभग भाई 50 से भी ज्यादा लोग है ना कमारे रह जाते हैं हर साल। वही राजस्थान की अगर हम बात करें
तो राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं भाई? 928 महिलाएं। फिर देखना कि लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 1000 पुरुषों की तुलना में पूरे भारत में 943 है लिंगानुपात, और राजस्थान में 928 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे तो लगभग अंतर निकलेगा 15, यानी अपने से 15 पॉइंट जो है, 15 पॉइंट जो है वो भारत का लिंगानुपात ज्यादा है भाई। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं इनके बारे में। फिर हम बात करें भौगोलिक आधारभूत संरचना की, तो अपने यहां जो विद्युत क्षमता है, राजस्थान में जो विद्युत क्षमता है और भारत में जो विद्युत क्षमता है, दोनों का अंतर देखो कि राजस्थान में जो विद्युत क्षमता है वो है 3,93,389 मेगावाट। ये मेगावाट है ना, 3,93,389 मेगावाट भारत की विद्युत क्षमता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि 3,93,989 मेगावाट भारत की विद्युत क्षमता है। वहीं राजस्थान की विद्युत क्षमता मात्र 23,321 है। राजस्थान की विद्युत क्षमता कितनी है? 23,321 मेगावाट है। सड़क घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 161.71 किलोमीटर की सड़कें हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के सड़क घनत्व की बात करें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 121.71 किलोमीटर अपनी क्या है? भारत में सड़कें हैं। लेकिन राजस्थान में सड़कें कम है तो 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में केवल और केवल 79.76 किलोमीटर में ही क्या है भाई? सड़कें हैं। ठीक है, और देखें डाक और दूरसंचार की बात करें अपने यहां पर, है ना, यहां से भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। तो मैं बता दूं, पिछली बार पूछे गए तो इस बार नए आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो डाक और दूरसंचार की बात करें, डाकघरों की अगर बात करें तो 1,56,721 डाकघर है भारत में। वहीं राजस्थान में 10,287 ही डाकघर है। दूरसंचार ग्राहकों की बात करें तो अपने 120 करोड़ ग्राहक जो है दूरसंचार से संबंधित है। भारत में जनसंख्या इतनी है 6 करोड़, तो 6 करोड़ 68 लाख अपने लोग जो लगभग सारे ही क्या है? दूरसंचार से संबंधित है। ठीक है, आप ले सकते हो यहां से भी PDF स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो जो अपना प्रश्न है वो अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? अभी हमने बात कही थी, अभी हमने कृषि जलवायु खंड पढ़े थे, है ना। उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ए जिसको नाम दिया था शुष्क पश्चिमी मैदान या शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। तो फर्स्ट ए यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट ए है भाई, जिसमें 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर। सही आंसर क्या रहेगा? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कि राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? ये 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन छांटना है पहले योजना काल से, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अगर हम स्टार्ट करें तो अब तक जो है वो कृषि फसलों के क्षेत्रफल में क्या क्या हुआ, कौन बढ़ा कौन घटा, उसके आधार पर असत्य कथन छांटना है। देखो, खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, नहीं भाई, ये कथन गलत है। 14% खाद्यान्नों में बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है ना। वहीं बात करें दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है, बिल्कुल सही है, दालों में भी अपना क्षेत्रफल 3% तक घट गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है, बिल्कुल, तिलहन में भी अपना क्षेत्रफल लगभग 15% तक बढ़ गया है। वहीं गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, दालों में 3% घट गए हैं, तिलहन में 15% बढ़ गए हैं, गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन खाद्यान्नों में क्षेत्रफल घट गया है, बढ़ा नहीं है बल्कि 14% तक घट गया है। यह आपको ध्यान रखना। तो इसमें सही कथन कौन सा, असत्य कथन कौन सा है? यही है, पहला ही। तो कुल मिलाकर ध्यान में रह जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है भाई? तो ध्यान देना कि सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड जो है ना, इसको मैंने पहले वीडियो में भी करवाया था, फिर करवा रहा हूं, है ना। आज की क्लास में भी हो रहा है कि सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था कि हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र आता है 5वां। इनमें से 5वां कौन सा है आपको, है ना? बोल तो वैसे तो 10वां है, लेकिन वैसे 5 पार्ट है ना, इस तरह से 5वां पार्ट है, वैसे ये 10वां खंड है। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आता है अपना 5वां हाड़ौती क्षेत्र में। आर्द्र
दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि राजस्थान को अगर हम देखें विशेष रूप से तो ध्यान देना, ये जो भाग है ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व में आता है ना। तो कुल मिलाकर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सोयाबीन ज्यादा होता है, सोयाबीन ज्यादा होता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। ठीक है, ये भाग 5 खंड 5 में जलवायु की दृष्टि से, और वैसे 10वां जलवायु प्रदेश है ये, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में, है ना, लगभग 5 जिले इसमें आते हैं। फिर देखो प्रश्न नंबर 12 है। उससे पहले सोयाबीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है कि सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, क्योंकि सोयाबीन के एग्जाम में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यहां पर डाला गया है कि जो सोयाबीन है उसको वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? ग्लाइसिन मैक्स है। 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी का गोल्डन बीन किसे कहते हैं हम? सोयाबीन को कहते हैं। विशेष रूप से कहां कहां होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, और वहीं तीसरा नंबर किसका है भाई? राजस्थान का है। सोयाबीन, राजस्थान तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन में। ठीक है, राजस्थान में भी कहां होता है? बारां और कोटा यानी हाड़ौती क्षेत्र में होता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में होता है, लेकिन उसमें भी बारां और कोटा में सोयाबीन ज्यादा होता है, ग्लाइसिन मैक्स ज्यादा होता है ना। गोल्डन बीन इसे कहते हैं 20वीं सदी का। ओके, 20वीं सदी में सोयाबीन बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है अपना। प्रश्न नंबर फिर अगला आता है 13वां कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का समूह सम्मिलित है? सेकंड बी बताना है आपको। और सेकंड बी हमने देखा था कि भाई फर्स्ट ए शेखावाटी वाला अंचल बांगर प्रदेश नागौर सीकर चूरू झुंझुनू वाला था, और सेकंड बी में हमने देखा कि भाई साहब थोड़ा सा इधर आ गया जालोर, पाली, जोधपुर और सिरोही। तो जालोर, पाली, जोधपुर और सिरोही का देखो पार्ट आप, है ना, मैंने ये मैप बना के आपको समझाया था अभी, है ना, कि अगर हम बात करें सॉरी, है ना, कि भाई यहां पर ध्यान देना कि ये तो था अपना फर्स्ट ए, ये फर्स्ट बी, और ये था अपना फर्स्ट सी, ये इधर आ गया अपना सेकंड ए, और ये वाला भाग है सेकंड बी। इसमें आता है एक तो जोधपुर का पार्ट, एक आता है जालोर, पाली और सिरोही। कितने जिले आते हैं भाई? 4। इसमें से देखो जोधपुर कहीं है, जोधपुर तो है लेकिन उसके साथ बाड़मेर है तो गलत हो गया, और भी जोधपुर है लेकिन उसके साथ बाड़मेर है तो ये भी गलत हो गया। यहां पर नागौर सीकर झुंझुनू तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड ए में आता है। फिर बच गया अपने पास जालोर है, पाली है, सिरोही है, बस जोधपुर दे ही नहीं रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जालोर, पाली और सिरोही, ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। तो प्रश्न नंबर आता है फिर 14वां कि राजस्थान में कृषि की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? क्या पूछा है भाई? सही कौन सा है इनमें से? तो ध्यान देना 4 ऑप्शन है कि खाद्यान्न फसलों की प्रधानता अपने यहां पर है क्या? क्या अपने यहां मानसून तटस्थ कृषि होती है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता तो अपने यहां पर है, हम खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, उगाते ही हम, है ना, लेकिन क्या मानसून तटस्थ कृषि होती है? क्या बिना मानसून के हम खेती कर लेते हैं क्या? हम तो डिपेंड ही मानसून पर है भाई, बिना मानसून के हम खेती कर ही नहीं सकते। तो ये कथन तो बिल्कुल सरासरी गलत हो गया। फिर है शुष्क कृषि पर, बिल्कुल हम शुष्क कृषि पर निर्भर है, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, ये कथन भी सही है, ये भी सही है। स्थानांतरण कृषि की, बिल्कुल यहां पर अपने दक्षिणी जिलों में डूंगरपुर बांसवाड़ा में वालर कृषि है जिसको हम दजिया बोलते हैं, चिमाता बोलते हैं। मैदानी भागों में हम दजिया कहते हैं और पर्वतीय भागों में हम चिमाता। ध्यान रखना, वालर अपने यहां पर स्थानांतरण कृषि का नाम है वालरा, है ना, और इसी के 2 पार्ट है, एक है दजिया, एक है अपना चिमाता। दजिया हम किसको कहते हैं भाई? दजिया हम कहते हैं जो खेती मैदानी भागों में की जाए उसे हम दजिया कहते हैं, और जो पहाड़ी भागों में की जाए उसे हम चिमाता कहते हैं। तो अपने यहां पर स्थानांतरित कृषि भी मौजूद है। तो ये 3 कथन सही है। देखो कहीं पर डब्ल्यू, वाई और जेड है क्या? डब्ल्यू, वाई और जेड एक साथ है क्या आपके? ये रहा डब्ल्यू, वाई और जेड, तो डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा साहब, है ना। प्रश्न नंबर 15 आगे की ओर देखें तो ये एक प्रश्न है कि 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 में सही सुमेलित है। देखो गजब का प्रश्न है कि 11वीं कृषि जनगणना, अभी जो कृषि जनगणना चल रही है वर्तमान में वो 11वीं कृषि जनगणना चल रही है। तो 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की चल रही है वर्तमान में। इसमें सही सुमेलित देखना आपको, क्या सभी सही हैं, क्या 2 सही हैं, क्या 1 सही है, या कौन सा सही है ना, इनमें से आपको बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है कृषि जनगणना का कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा, बिल्कुल सही है।
है ना, कि अगस्त 2022 में जनगणना कार्य शुरू हो चुका है ना, हो चुका है भाई, ध्यान देना। अगस्त 2022 में कृषि जनगणना कार्य शुरू हो चुका है। वहीं हम देखें, यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टेबलेट पर किया जाएगा। बिल्कुल टेबलेट पर किया जा रहा है, स्मार्टफोन पर किया जा रहा है। डेटा समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए ही स्मार्टफोन और टेबलेट पर कृषि गणना का कार्य हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है ऐसा कि हमें फोन से और टेबलेट से कृषि गणना करनी पड़ रही है ना, यह सुविधा भी है। सी कह रहा है चरण 1 के दौरान गैर भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गांवों की गणना, जिसकी भूमि का रिकॉर्ड नहीं है उन राज्यों की कृषि की भी गणना होगी। भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है, बिल्कुल उनको भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में ले लिया गया है। ठीक है, कथन तीनों ही सही है भाई, उपयुक्त सभी सही है कि कृषि जनगणना का कार्य अगस्त 2022 में शुरू हुआ और यह पहली बार होगा जब कृषि गणना अपने स्मार्टफोन से और टेबलेट से की जा रही है ना। और पहले चरण के दौरान जो गैर भूमि वाले, जो कृषि गैर भूमि वाले जो जिनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे राज्यों के जितने भी गांव हैं उनको भी भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के जैसे ही गणना की जा रही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है ना, ये 16वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा ये 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक, पहली पंचवर्षीय योजना से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित कौन से परिवर्तन सही है भाई, है ना, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.0% तक हो गया है। क्या यह सही है कि अनाज में क्षेत्रफल 42.5% से बढ़कर 56% हो गया है? बिल्कुल सही कथन है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया है। बिल्कुल, दालों में क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया है। तिलहन के अंतर्गत 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। जी बिल्कुल नहीं, है ना, 6.2 से बढ़कर 20.5% नहीं, यह गलत कथन है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंदर क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5, वो अब तक था, पहले वाला प्रश्न अब तक था और ये 2012-13 तक है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर इसमें सही कथन कौन सा है? अक्ष सही, डब्ल्यू सही है। डब्ल्यू 42.5, सॉरी भैया ये थोड़ा बाय मिस्टेक है। अनाज के अंदर क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर नहीं बल्कि घट गया है, 56 से घटकर 42 रह गया है, तो ये कथन गलत है। पहला कथन क्या है? गलत है। अक्ष कथन बिल्कुल सही है। तिलहन के अंदर 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। यहां पर ध्यान रखना 20.5% हो गया है तिलहन में बढ़कर के, ये 20.5 नहीं बल्कि 20.6% हो गया है, यहां बाय मिस्टेक, है ना। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंदर क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। बिल्कुल यहां भी सही कथन है। तो ध्यान रखना अक्ष भी सही है, वाई भी सही है और जेड भी सही है, और ये डी इसमें बिल्कुल सही बैठता है। बस थोड़ा सा गया 20.6 देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, तो कुछ सामान्य सी आपको और बातें हैं जो बताने का है कि भाई कुछ डिजिटल कृषि के लिए सरकार की पहले है। डिजिटल कृषि के लिए सरकार की क्या है भाई? पहले हैं, है ना। जैसे एग्री स्टेक, पहली पहल कौन सी है? एग्री स्टेक पहल है। इसमें भी प्रश्न बन सकते हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रश्नों के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको दिए जा रहे हैं कि एग्री स्टेक की जब बात की जाए तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एग्री स्टेक के निर्माण की योजना बनाई है। किसने बनाई है भाई? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह एग्री स्टेक की योजना बनाई है साहब। खास बात है इसमें होता क्या है? यह प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आधारित है, यह प्रौद्योगिकी आधारित है ना, और एक तरह से एक संग्रह है जिसमें बहुत सारी डेटा का संकलन किया जाता है। इसमें किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड, ध्यान रखना विशेष रूप से एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने हेतु एक एकीकृत मंच का निर्माण किया जाएगा। तो एग्री स्टेक के बारे में ध्यान रखना, एक डिजिटल पहल है जो किसकी है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की। एक महत्वपूर्ण पार्ट था इसलिए आपको बता दिया गया है। ठीक है साथियों, आप वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, लगे तो लाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो कंटिन्यू आप कमेंट बॉक्स में हर बार उत्तर देते रहें, है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।